वेलकम बैक टू एलयू अपडेट्स। ओके, सो अभी तक जितने भी लोग इसे यूट्यूब से देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग पहली बार आए हैं। और जो हमारे एप्लीकेशंस यूज़र्स हैं वो लोग पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके होंगे, ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और आपको जो हमारी एप्लीकेशन है उस पर डाउट क्लियरिंग और मेंटरशिप मिल जाएगी। तो ये जो पीडीएफ्स हैं हमारी एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर दी जाएंगे। आज हम लोग एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे, जो आपका इंश्योरेंस रिलेटेड एमसीक्यूज आने वाले हैं आपके एग्जाम में। और प्लस ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। जो एमसीक्यू आपके सेमेस्टर में है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो आज के बारे में इसी चीज के ऊपर बात चर्चा करेंगे कि किस तरीके के एमसीक्यू आने वाले हैं, प्लस डिटेल कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो माई सेल्फ मुस्कान, और मैं आप लोगों को इंश्योरेंस सब्जेक्ट हिंदी में पढ़ाऊंगी। और ये जो इस समय हम लोग सेमेस्टर बूस्टर सीरीज निकाल रहे हैं, और हमारा कंटेंट जो है पहले से ही अवेलेबल है, मीन्स वीडियो क्लासेस और समरी नोट्स, वो सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। यहाँ पे आप लोग तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, जो आपका ये जो सब्जेक्ट है इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, गैर सम पॉलिसी पर आईआरडीए के नियमों के अनुसार निम्नलिखित कौन सा असत्य है कथन। ठीक है, अब बात करते हैं इरडा होता क्या है। ठीक है, इरडा मतलब क्या होता है। देखो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इरडा मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको क्या बोलेंगे, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण। ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 7 जनवरी 1994 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और ये कब आया था, अप्रैल 2000 मतलब अप्रैल 2000 में ये आया था। ठीक है, किसकी सिफारिश पे आया था ये आया था जो बीमा क्षेत्र है वहां पे इसको रेगुलेशन करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, अब इसका मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। और बाद में इसको कहाँ पे स्थानांतरण कर दिया गया, हैदराबाद में स्थानांतरण कर दिया गया। कब किया गया, 2001 में किया गया। ठीक है, अब ये जो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण है, इसका काम क्या है, इसका काम है कि जो भी इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज हैं और इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको प्रोटेक्शन देना। ठीक है, चाहे वो निजी हो चाहे वो विदेशी हो। ठीक है, और क्या इसका काम है, इसका काम है कि जो भी वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उस इंश्योरेंस पॉलिसी में उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, अब देखो, जैसे कि इरडा जो है, इरडा के आने के पहले कौन रेगुलेट कर रहा था इन सारी इंश्योरेंस कंपनी को, तो आरबीआई, पहले आरबीआई के रेगुलेशन में ये सारे काम हो रहे थे। लेकिन जब थोड़ा सा इवैल्यूएशन हुआ तब इरडा आया। ठीक है, तब इरडा आया, मतलब आज भी अगर इरडा के एब्सेंस में कोई भी दिक्कत हो जाती है तो आरबीआई कैन टेक प्लेस फॉर दिस थिंग। ठीक है, दूसरी चीज कि इसका जो इसकी अध्यक्षता किसको मिली थी, श्री RN मल्होत्रा। ठीक है, एमसीक्यू में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। अब RN मल्होत्रा थे तो इस किस कमेटी की सिफारिश पे ये IRDA लाया गया था,
बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। मल्होत्रा कमेटी थी जिसके लिए ये चीजें आई थी, ठीक है, जिसके रिकमेंडेशन पे चीजें आई थी। दूसरी चीज क्या बताई मैंने कि इंश्योरेंस स्कोप में, ठीक है, कंपनी और इन्वेस्टर्स के जितने भी ट्रस्ट इश्यूज हैं उन सबको मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है? आईआरडीए कर रहा है, ठीक है। आईआरडीए जो है वो कहाँ पे उसका मुख्यालय पहले था? नई दिल्ली में था, लेकिन बाद में उसको क्या कर दिया गया? हेड ऑफिस, उसका हेड ऑफिस जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे कर दिया गया है? 2001 में हैदराबाद में स्थानांतरण कर दिया गया है, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्ट क्या क्या है? पहली बात कि पॉलिसी धारक के हितों और अधिकारों की रक्षा करना, पहली चीज। बीमा उद्योग के विकास को बढ़ावा देना और बनाए रखना, ठीक है। सुनिश्चित करना कि वास्तविक दावे का तुरंत निपटान, जैसे कि मान लो इसे धोखाधड़ी हो गया, अनैतिक प्रथाओं को रोका जाए, ठीक है। ये इसलिए भी इरडा को लाने का मकसद था, ठीक है, कि अगर मान लो आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और हेल्थ इंश्योरेंस के आपके जो बिल हैं, ठीक है, आपने वो बिल किसी डॉक्टर से अपने आप से खुद से बनवा लिया, आपने कहा बीमार थे और आपने इंश्योरेंस ले लिया, तो ये एक तरीके का क्या हो जाएगा? फ्रॉड कंसीडर हो जाएगा। कहाँ पे? हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। तो इरडा का ये काम होता है कि वो वहां पे इन सारी चीजों को रोक सके, ठीक है। कैसे? वेरिफिकेशन कराए, ऑडिट कराए, तब ये सारी चीजें रुक पाएंगी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय बाजार, बीमा व्यवसाय के मामलों का संचालन पारदर्शी हो, क्या हो? ट्रांसपेरेंट हो। मतलब जो चीजें कही जा रही हैं, जो टर्म एंड कंडीशन मुझे बताई जा रही है, वही चीजें फॉलो हो। ऐसा नहीं हो कि वो अपनी मर्जी से कोई काम कर रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए इरडा आया, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशनल इसका सेटअप क्या है, ठीक है। इरडा का सेटअप क्या है? तो इरडा का जो सेटअप है 10 सदस्यीय निकाय, ठीक है। इसमें कौन होते हैं? 10 मेंबर्स होते हैं, 10 मेंबर्स होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होता है जो कि 5 वर्ष तक और 60 साल की उम्र तक जो है 60 साल की उम्र तक जो है ये आता है। जैसे कि मैं बताती हूँ आप लोग को कि मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो 62 साल की उम्र में कोई इसका अध्यक्ष बना है, ठीक है। तो ओके, आई एम सो सॉरी, मान लो 52 साल की उम्र में ये अध्यक्ष बना है, ठीक है। ओके, आई इरेज दिस थिंग, ठीक है। मान लो 52 साल की उम्र में, तो 52 साल से 5 साल तक इसका कार्यकाल रहेगा, तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 57 हो जाएगी। वहीं अगर इसको जो है इसका कार्यकाल कितना 57 की एज में मिला है, ठीक है। तो क्या ये 5 साल तक रुक पाएगा? यहाँ पे 5 साल तक नहीं रुक पाएगा। ये इसकी उम्र, अगर ये 5 साल तक रुकता है तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? इसकी उम्र हो जाएगी 62, ठीक है। 62 उम्र तक तो 62 साल की उम्र तक तो ये नहीं रुक सकता है। तो ये कितने साल तक रुकेगा? 60 साल तक रुकेगा, ठीक है। 60 साल कंसीडर करा जाएगा। इनमें से जो भी कम होगा वो कंसीडर करा जाएगा, ठीक है। तो चीज समझ में आ गई आपको। फिर 5 पूर्णकालिक सदस्य, कौन से? होल टाइम मेंबर, जो कि होल टाइम काम कर रहे हैं। उनकी अधिकतम उम्र क्या? 62 वर्ष, और ये कब तक? 5 साल की टेन्योर तक लिए जाएंगे। फिर 4 अंशकालिक सदस्य, जो कि 5 साल से अधिक नहीं होने चाहिए। आईआरडी के अध्यक्ष और सदस्यों को भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि इरडा के बारे में भी हम लोग ने पढ़ लिया। आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं, ठीक है। इसमें बोला गया कौन सी चीज असत्य है, ठीक है। लाभ शुरू में बताए जाएंगे। तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, ठीक है, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो क्या आपको पहले बता देती हैं कि कितना आपको बोनस मिलेगा, कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा, ये सारी चीजें पहले से ही बता देती है। इसका मतलब ये तो ट्रू है, ठीक है।
लाभ किसी सूचकांक में जुड़े होंगे, ठीक है। तो ये चीज नहीं बता पाती है। इंडेक्स नहीं होता है यार, इंश्योरेंस में कोई भी इंडेक्स होता ही नहीं है। किस चीज का इंडेक्स होता है? सिर्फ जो रिटर्न और रिस्क का इंडेक्स होता है, और प्रीमियम का और रिस्क का इंडेक्स होता है, ठीक है। लाभ का कोई सूचकांक नहीं होता है। इन नीतियों के तहत अतिरिक्त लाभ प्रारंभ में निर्धारित किया जाएगा। नीतियों के तहत अतिरिक्त लाभ प्रारंभ किया जाएगा का क्या मतलब है? कि जो लाभ बनाया गया है उसके लिए पहले प्रारंभ में ही निर्धारित कर दिया था। मैंने बताया था आप लोगों को क्लास में कि जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, वो पहले से ही डिटरमाइन होता है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम भी पहले से ही डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल राइट है। फिर वापसी अनुबंध की शुरुआत में ही बताई जाएगी। कितना? कि जो मैच्योरिटी है आपकी, वो मैच्योरिटी आपको पहले से ही बता दी जाएगी। तो ऑप्शन राइट जो है वो मतलब इसके हिसाब से फॉल्स कौन सा है? वो ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। बात करते हैं ऐसे इंग्लिश मीडियम में, अगर हम लोग देखें कि इंग्लिश मीडियम में कैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो इंग्लिश मीडियम में दिखाते हैं आपको। ओके, देखो which of the following is untrue as per IRDA as regulation per policy? The benefit shall stated outset पहले से ही डिटरमाइन होता है, ठीक है, ये राइट है, ये ट्रू है, ठीक है। द बेनिफिट शेल लिंक टू सम इंडेक्स, ठीक है, ये चीज भी पहले से ही डिफाइन रहती, ये चीज पहले से डिफाइन रहती है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। द एडिशनल बेनिफिट अंडर दीज पॉलिसी शेल लेड आउट ऑफसेट पहले से ही डिटरमाइन रहता है, ये भी राइट है, ठीक है, ये भी राइट है। फिर उसके बाद में द return shall be stated as being beginning of the contract itself। तो each and everything right है। इसमें कौन सी चीज ऐसी है जो कि आपको मतलब लग रही है कि फॉल्स है? तो ये ऑप्शन बी फॉल्स है, इसलिए इसका सही आंसर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन 2 पढ़ते हैं। Which of the following plan have several limitation? Traditional cash value, non-traditional plan, ठीक है, ध्यान से पढ़ो। Which have plan have several limitation, ठीक है, ऐसा कौन सा प्लान है जहां पे बहुत सारी लिमिटेशन है, ठीक है, बहुत सारी लिमिटेशंस है। ऐसा कहाँ पे है? तो ऐसा पहले के टाइम में हुआ करता था कि जो बहुत सारे कैश वैल्यूज प्लान होते थे ट्रेडिशनल, वहां पे होता था कि बहुत सारी लिमिटेशंस होती थी। लेकिन आज के टाइम में है कि आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो और कभी भी मतलब अपने स्टिपुलेटेड डेट में प्रीमियम जमा कर सकते हो, राइवल का भी कोई दिक्कत नहीं होता है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन राइट है जो ए है। अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट पढ़ो। हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस योजना की कई सीमाएं हैं, ठीक है। तो ये पारंपरिक नगद मूल्य योजना है जो कि जहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती बोनस, ठीक है, एक राशि के रूप में घोषित किया जाता है, ठीक है। अब प्रत्यावर्ती बोनस किसे कहते हैं, ठीक है, रिविजनरी बोनस, ठीक है। प्रत्या मतलब कि दोबारा से जो बदलाव करके लेकर के आए, तो प्रत्यावर्ती बोनस किस राशि में घोषित किया जाता है? तो वो जो आंसर है वो 1000 बीमा
प्रति बीमा राशि पर करा जाता है, ठीक है, प्रति 1000 बीमा राशि पे किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। प्रत्यावर्ती बोनस राशि में घोषित किया जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, वार्षिक के संबंध में परिसमापन अवधि क्या दर्शाता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने कंपनी का परिसमापन पढ़ा है? अब परिसमापन का मतलब ये होता है लिक्विडेशन, मतलब खत्म हो जाना, ठीक है। तो खत्म हो जाने की अवधि क्या होगी? वार्षिक के संबंध में, ठीक है, एन्युटी, वो टाइम जब आपको पूरा ईयर कंप्लीट हो जाए और आपको एन्युटी मतलब एक मुश्त राशि जमा करनी पड़े, ये मतलब होता है, ठीक है। तो वार्षिकी की खरीद और भुगतान शुरू होने के बीच की अवधि, ठीक है, ये तो नहीं होगा, ये परिसमापन अवधि होती ही नहीं है। ये अवधि जिसके दौरान बीमा करता वार्षिक भुगतान करता है, वह अवधि जिसके दौरान जो है बीमा करता मतलब जिसने बीमा लिया हुआ है वो वार्षिकी का भुगतान करता है, या कोष के निर्माण में लगने वाला समय, ठीक है। अब दिवालियापन की अवधि, तो ये सारे जो जैसे ही वाला क्वेश्चन आए तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे और फिर उसके बाद में ऑप्शन भी आपको पता चल जाएगा राइट है। क्यों? क्योंकि जो अवधि दी गई है उसमें क्या वार्षिकी का भुगतान करना है। वार्षिकी के संबंध में परिसमापन अवधि वो होगी जब आपने अपनी सारी लायबिलिटी को कंप्लीट कर दिया होगा, वो होगा। कोल्ड कॉलिंग का क्या मतलब होता है? मेरी बात ध्यान से सुनो। कोल्ड कॉलिंग का मतलब होता है कि जैसे कि जो ग्राहक होता है, ठीक है, वो लोगों से मिलता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि कॉल करना, ठीक है। तो जैसे इंश्योरेंस में जो एजेंट्स होते हैं वो लोग लोगों से मिलते हैं, मीटअप करते हैं, ठीक है, कोल्ड कॉलिंग उसको बोलते हैं। तो ये अघोषित लोगों से मिलना, ठीक है, जो पहले से डिटरमाइन नहीं है उन लोगों से मिलना, ठीक है। तो उन लोगों से मिलने को क्या बोलेंगे? कोल्ड कॉलिंग बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज हो गई कि ये आंसर निकल आया, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कोल्ड मीन्स सर्दी और कॉलिंग मीन्स बातचीत करना, ठीक है। तो सर्दियों में ग्राहक से मिलना, ठीक है, ये गलत होगा ऑप्शन, ठीक है। ग्राहक से मिलना जब वो ठंड से पीड़ित हो, ठीक है, ऐसा भी एक ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। और आग बुझाने के बाद में ग्राहक से मिलना, ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है। तो सही ऑप्शन क्या है? अघोषित लोगों से मिलना, ठीक है, मतलब जो मेरे क्लाइंट हैं जिनके बारे में पहले डिटरमाइन नहीं है, फिर उन लोगों से मिलना और फिर उनके बारे में उनसे बातचीत करना अपने पॉलिसी के बारे में, ठीक है। एक बीमा कंपनी ने अधिशेष उत्पन्न होगा यदि, अब देखो अधिशेष का मतलब क्या होता है? जब आपका जो बेस अमाउंट है, ठीक है, उस पे आपको ज्यादा बैलेंस हो जाए, ठीक है, वो अधिशेष होता है, ठीक है। अब इसका सही आंसर क्या है? वास्तविक अनुभव उससे भी बदतर है जो उसने माना था, ठीक है। वास्तविक अनुभव उससे भी बदतर है जो उसने माना था, ये अधिशेष उत्पन्न होगा, यहाँ पे अधिशेष उत्पन्न नहीं होगा। वास्तविक अनुभव उससे बेहतर है जो उसने माना था, तो वास्तविक अनुभव जो है उससे ज्यादा बेहतर है, ठीक है। कंपनी में जब वैल्यू जब ज्यादा होती है तो कब होती है कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो उससे ज्यादा अच्छा हो जाए, ठीक है, जो उसने समझा था, जो क्लाइंट ने जैसे देखा था उससे ज्यादा अच्छा निकला, तो यही ऑप्शन राइट है, ठीक है। देनदारों का मूल्यांकन कम और अधिक है, तो ये तो ऑप्शन राइट नहीं है।
परिसंपत्तियों का मूल्यांकन रूढ़िवादी तरीकों से किया जाता है, तो ऑप्शन डी और सी बिल्कुल नहीं है, और ए और बी में आपको करना है, सजेस्ट करेंगे तो ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है। टर्म इंश्योरेंस का मुख्य लाभ निहित है। ठीक है, तो क्या चीज निहित है? ठीक है, टर्म इंश्योरेंस। अब टर्म इंश्योरेंस का मतलब है कि मान लो इसे 10 साल की पॉलिसी, आपको 5 साल प्रीमियम पे करना है, 10 साल में मैच्योरिटी। ठीक है, तो ये हो गया कितना, टर्म, आपको समय डिसाइड कर दिया। मुख्य लाभ क्या है इसका? तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने कीमत यहाँ पे मान लो 1 लाख रुपए से आपने स्टार्ट करा। ठीक है, अब इसको छोटी छोटी 10,000 रुपए आपने सबमिट करे, फिर 10,000 रुपए, तो ऐसे से करते करते आप 5 साल तक आपने जमा करा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब आपको जो है यहाँ पे 10वें साल पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये किस चीज पे, इसमें लाभ क्या होता है? इसमें मूल्य जो है वो लाभ होता है। संरक्षण इज, ऐसा कोई संरक्षण नहीं होता है जिसमें मिले। बचत, और ये बचत, ठीक है, ये यहाँ पे भी बचत हो गया, ये ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है? मूल्य। एक संपत्ति का सर्वेक्षण और निरीक्षण आवश्यक है। रेटिंग उद्देश्य के लिए जोखिम का आकलन करने के लिए जोखिम की स्वीकृति से पहले। ठीक है, संपत्ति का सर्वेक्षण, ठीक है, सर्वेक्षण और निरीक्षण आवश्यक है। क्यों? क्योंकि रेटिंग उद्देश्य के लिए जोखिम का आकलन करने के लिए जोखिम की स्वीकृति से पहले, संपत्ति के सही मूल्य का पता लगाने के लिए। तो निरीक्षण संपत्ति का सही मूल्य पता लगाने के लिए, ये ऑप्शन राइट नहीं है। ठीक है, ये पता लगाने के लिए कि संपत्ति मालिक कब्जे में कैसे आई, ये भी ऑप्शन राइट नहीं है। ठीक है, रेटिंग का उद्देश्य ये नहीं होता है। ये जानना कि क्या पड़ोस में किसी अन्य संपत्ति का बीमा किया जा सकता है, ये भी ऑप्शन राइट नहीं। ऑप्शन राइट कौन सा है? रेटिंग उद्देश्य के लिए जोखिम का आकलन, जोखिम का आकलन। क्यों? क्योंकि आपने जो असेट, मान लो जैसे कि मेरा जो है फोन है, मैंने फोन का अपने जो है इंश्योरेंस कराया, तो उसमें कितना, उसका पहले वैल्यू 1,000 रुपए का मैंने फोन खरीदा था, तो अभी जब मेरा फोन टूटेगा तो मुझे नया फोन का पैसा मिल जाएगा, भरपाई हो जाएगी। ठीक है, उसकी, तो वो जोखिम कितना परसेंट चांस है कि आपका फोन जो है खो सकता है, चोरी हो सकता है। इन सारी चीजों के लिए संपत्ति का निरीक्षण करना जरूरी होता है। और किस लिए जरूरी होता है? कि वहां पे कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा तो कैसे आपको रिटर्न कैसे सही मिल पाएगा। ठीक है, जोखिम पूलिंग के माध्यम से जोखिम हस्तांतरण को क्या कहते हैं? ठीक है, जोखिम पूलिंग, अब देखो, एक पूल होता है, उसमें बहुत सारे मतलब रिस्क अटैच होते हैं। ठीक है, वो रिस्क अटैच होते हैं, और जोखिम के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? तो वो बीमा में होता है ऐसा। ठीक है, इंश्योरेंस के माध्यम से जो है वो रिस्क को ट्रांसफर कर पाते हैं। ट्रांसफर कैसे? कि इंश्योरेंस कंपनी उसको बियर कर लेती है और आपको लाभ दे देती है। ठीक है, अंडरराइटिंग के दो तरीके क्या है? ठीक है, अंडरराइटिंग के दो तरीके कौन कौन से हैं? पहला है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, ये दो तरीके तो बिल्कुल भी नहीं, हमने पढ़े ही नहीं है। स्वीकार करें या अस्वीकार करें, ये भी नहीं है। निर्णयात्मक और संख्यात्मक, ये ऑप्शन राइट है। क्योंकि अंडरराइटर मतलब क्या होता है? एक एजेंट होता है, उसको अंडरराइटर होता है, उसको अंडरराइटिंग कमीशन मिलता है, उसको डिसीजन लेना होता है। ठीक है, और उसको जो है मतलब इंश्योरेंस ज्यादा पॉलिसी करा के लाओगे तो आपको जो है आगे अंडरराइटिंग कमीशन मिलेगा, तो वो ज्यादा कमीशन कमाने के लिए जो है काम करता है।
निर्णयात्मक और संख्यात्मक इसके दो तरीके होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी राइट है, ऑप्शन सी राइट है। एक जटिल मामले को तय करते समय अंडरराइटिंग को कौन सी विधि उपयुक्त है, ठीक है। तो इसकी जो विधि उपयुक्त है वो निर्णयवादी है या न्यायवादी है। क्यों? क्योंकि जो जटिल मामले को तय करते समय अंडरराइटर की कौन सी पैनलिंग तो वो नहीं करेगा, वाद यंत्र, ठीक है, ये भी नहीं करेगा, गैर चिकित्सा, ये सारे ऑप्शन जो है ये सब एलिमिनेशन मेथड से आपको लगाने हैं, ठीक है। यदि कोई नीति दस्तावेज खो जाता है, मान लो किसी पॉलिसी का जो है डॉक्यूमेंट खो जाता है, तो क्या होगा? तो दावे का निपटान क्षतिपूर्ति बॉन्ड के आधार पे करा जाएगा। यदि भुगतान की जाने वाली राशि अधिक है तो विज्ञापन को समाचार पत्र पर रखना पड़ सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन दोनों ही सही है, ए भी फॉलो होगा, बी भी फॉलो होगा और सी इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या गलत है? अब आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, वो स्टेटमेंट बताना है जो फॉल्स है, ठीक है। फॉल्स कौन सा स्टेटमेंट हो सकता है? पॉलिसी धारक को कुछ भी देनी होता है भाई, पॉलिसी धारक है तो उसको क्या पेमेंट करना होगा? प्रीमियम पेमेंट करना होगा। तो ये ऑप्शन जो है पहले से ही यही इनकरेक्ट है, ठीक है। अतिरिक्त राशि दे है तो ये तो है। अगर आपने जैसे कि मान लो जो आपका पॉलिसी है, ठीक है, आपका पॉलिसी है 2000 रुपए का, ठीक है, और उसकी ड्यू डेट होती है आपकी 1 तारीख को और आपने जमा करा 15 तारीख को, ठीक है। तो जो आपने देरी कर दी 15 दिन की, उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो ये अतिरिक्त राशि भी भर सकते हो आप। बीमा कर्ता के द्वारा पॉलिसी को नोटिस दिया जाना है, ठीक है। अब बीमा कर्ता क्यों नोटिस देगा भैया? पॉलिसी जो धारक है, ठीक है, ये चीज नोटिस दिया जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है ही नहीं, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका तो बात ही खत्म हो गई। तो ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। अब केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है? नो योर कस्टमर, ठीक है, अपने कस्टमर को जानना। अब इस बारे में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? केवाईसी दस्तावेज बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तावक से एकत्र किया जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन तो राइट है। प्रस्तावक की पहचान केवाईसी का मुख्य उद्देश्य है। पैन कार्ड जीवन कवर मांगते समय किसी भी पहचान का प्रमाण पत्र है और उपरोक्त सभी, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन राइट है। तो ये भी राइट है, ठीक है, ऑप्शन सी भी राइट है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा इसका ऑप्शन, ठीक है। जीवन बीमा पॉलिसी के पूर्ण